प्रिय मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पीके वर्मा आप सभी का पीके वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने न्यूक्लियस की संरचना अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स की बनावट का जिक्र किया था। विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम के प्रकार और उनके फाइन स्ट्रक्चर्स की चर्चा किया था। अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी विशेष स्पीशीज में क्रोमोसोम के क्या प्रकार होते हैं, उनका क्या महत्व है। पिछले सेशन में हमने जिक्र किया था कि हर एक स्पीशीज में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि न सिर्फ संख्या बल्कि क्रोमोसोम के प्रकार भी निश्चित होते हैं, जिन्हें हम लोग पहचान सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं और हर एक स्पीशीज को एक दूसरे से भिन्न आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि 2 या 3 स्पीशीज में क्रोमोसोम की संख्या एक समान हो तो क्रोमोसोम को देखकर हम स्पीशीज को पहचान सकते हैं। अब फिर से पुरानी बातों को दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्रोमैटिन का जिक्र, क्रोमोसोम बनाने वाले केमिकल्स के समूह का जिक्र कार्ल विल्हेम वॉन नागेली ने 1842 में किया। बाद में हॉफमिस्टर ने धागे नुमा क्रोमोसोम्स की खोज पॉलन ग्रेन बनाने वाले पॉलन मदर सेल्स में किया। उन्होंने इसे न्यूक्लियर फिलामेंट नाम दिया था। इसके बाद वाल्थर फ्लेमिंग ने आयरन हिमाटॉक्साइलिन से रंगकर क्रोमोसोम का फाइन स्ट्रक्चर समझाया। उन्हीं के बताए हुए तरीके से हम लोग आज क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का प्रेजेंस, 4 प्रकार के क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक जानते हैं। उन्होंने माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं में क्रोमोसोम की रचना में होने वाला जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है, जो साधारण कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है, उसका डिस्कशन किया था। यह नाम जो क्रोमोसोम आज हम प्रयोग में ला रहे हैं, यह नाम वास्तव में हेनरिच वॉन वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। इसके पहले लोग न्यूक्लियर फिलामेंट या क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन इत्यादि नाम का प्रयोग करते थे। क्रोमोसोम का नाम उस समय नहीं था। अब ये कैरियोटाइप क्या होता है? तो क्रोमोसोम के फोटोग्राफी के बाद अलग अलग तरह के क्रोमोसोम को पहचानने, एक निश्चित तरीके से एक निश्चित क्रम में उसे सजाने और उसका नामकरण एक नंबर के रूप में दिए जाने की क्रिया को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। यानी कि माइटोसिस के मेटाफेज में जब क्रोमोसोम सबसे अधिक संघनित होता है, सबसे अधिक कंडेंस्ड होता है, तो उस अवस्था को रोक दिया जाता है। कॉल्चिसिन नाम के केमिकल के ट्रीटमेंट से स्पिंडल फाइबर्स घुल जाते हैं, जिससे कि
मेटाफेज के बाद एनाफेज सेपरेशन नहीं होता है, एनाफेज नहीं आता है, तो क्रोमोसोम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। अब इसी स्टेज में जब हम क्रोमोसोम को रंगते हैं, उसका फोटोग्राफी करते हैं और फिर उन्हें पहचानते हैं, तो उससे कैरियोटाइप का निर्माण होता है। मेटाफेज स्टेज में अब हीमाटॉक्साइलिन का प्रयोग नहीं होता है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को क्रोमोसोम रंगने के लिए एसीटोकार्बाइन दिया जाता है। वह भी काफ़ी अच्छा रंग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस पर जो बैंड्स बनते हैं हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, वे स्पष्ट नहीं होते हैं। उसकी जगह पर अब ओर्सेइन, जिम्सा या क्विनाक्रिन नाम के रंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहले डिवाइड करने वाले ऐसे टिश्यू को जिसमें लगातार माइटोसिस हो रहा हो, जैसे प्लांट है तो उसके रूट टिप्स को, कभी कभी शूट टिप को लिया जाता है, वहाँ डिवीजन का रेट काफ़ी फास्ट होता है। एक्सिलरी बड लिया जा सकता है। और एनिमल के केस में स्किन के सेल्स को, लीवर के सेल्स को, और सबसे अधिक अगर बोन मैरो हो तो बोन मैरो के सेल्स का उपयोग किया जाता है। तो पहले सेल लेकर के उसको हाइपोटोनिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी डिस्टिल वाटर में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी एब्जॉर्ब करके वह सेल बड़े हो जाए, फूल जाए, न्यूक्लियस भी अधिक से अधिक फैल जाए। इसके बाद 3 से 5 मिनट तक उसे रंगा जाता है और रंगने के बाद स्लाइड पर रखकर कवर ग्लास से ढककर धीरे धीरे उसका टैपिंग किया जाता है। इस क्रिया को स्क्वैश प्रिपरेशन कहते हैं। इससे क्रोमोसोम्स बिखर जाते हैं। अब विभिन्न सेल्स में अलग अलग स्टेज में क्रोमोसोम बिखरे होते हैं, तो इनमें स्टेज पहचानने में भी आसानी होती है क्रोमोसोम रंगने के बाद। और जिसमें मेटाफेज में सभी क्रोमोसोम एकदम दूर दूर बिखरे हुए हों, अलग अलग हों, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हों, तो वैसा स्टेज का फोटोग्राफी किया जाता है। अब फोटोग्राफ को डेवलप करने के बाद सावधानी से हर क्रोमोसोम को काट लिया जाता है, फोटोग्राफ को काट लिया जाता है और काट करके उसकी पूरी लंबाई, उसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन, उस पोजीशन के आधार पर उसके 2 आर्म्स P और Q की लंबाई इत्यादि को नापा जाता है। P/Q रेशियो भी निकाला जाता है। अब पहले लंबाई के आधार पर उन्हें सजा दिया जाता है और एक लंबाई के अगर 2, 4, 6 क्रोमोसोम्स मिले तो बैंडिंग पैटर्न का मिलान करते हुए उनको पहले जोड़ा जोड़ा में सजा दिया जाता है। इसके बाद पहले मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, इस आधार पर सजाया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि यह फोटोग्राफी मेल और फीमेल, अगर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो, खासकर एनिमल में, तो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग फोटोग्राफ लिया जाना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि उनका सेक्स क्रोमोसोम कैसा है, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, या दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों का स्टडी जरूरी होता है। अब सेक्स क्रोमोसोम को अलग कर दीजिए और जितने बाकी बचे ऑटोसोम, उन्हें लंबाई के आधार पर घटते हुए क्रम में पहले नंबर पर सबसे बड़ा और अंतिम में सबसे छोटा क्रोमोसोम को सजा दिया जाता है। फिर समान लंबाई रहने पर पहले मेटासेंट्रिक को, फिर सब मेटासेंट्रिक को, फिर एक्रोसेंट्रिक को और अंत में टीलोसेंट्रिक को रखा जाता है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, उनको या तो आप अंत में रखिए
या उनकी लंबाई को भी नापने के बाद जो उनका पोजीशन निर्धारित होता है उस पोजीशन पर रखा जा सकता है। अब इस तरह सभी क्रोमोसोम को सजा देने के बाद जो पहला वैज्ञानिक होते हैं वह अपने हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं, फिर एक पेपर पर ढंग से सजाकर उसको चिपका देते हैं। इससे एक नक्शा सा तैयार हो जाता है और इसके बाद फिर से फोटोग्राफ लिया जाता है, जिससे कि अब वह सजावट एकदम निश्चित और निर्धारित हो जाए। तो इस तरह से फोटोग्राफ लेना, क्रोमोसोम को पहचान कर, नाप कर, उसको सजा कर तैयार करना, फिर एक क्रम से उसको सजा करके फिर से फोटोग्राफ लेना इत्यादि मिला जुला कर एक साथ कहलाता है कैरियोग्राम या इडियोग्राम। अब हर एक स्पेसीज के लिए इस कैरियोग्राम या इडियोग्राम का जो पिक्चर होता है, जो सजावट और बनावट होती है क्रोमोसोम की, वह एकदम निर्धारित होती है। ये उसका मेटाफेज में कैसा दिखना चाहिए ये एकदम स्पष्ट होता है। ध्यान से अगर बैंड्स को देखिएगा तो किसी तरह का तोड़फोड़ अगर क्रोमोसोम में हुआ है, कोई पीस इधर का उधर चला गया, टूट फूट कर खो गया, दोहरा के आ गया, जिसको क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं, तो उसकी भी पहचान इसमें आसानी से हो जाती है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप से मेटाफेज स्टेज में दिखने वाले क्रोमोसोम होते हैं, उन्हीं का यह मैपिंग या पिक्चर बनाना, इसी को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग, और जो पिक्चर है उसको कहते हैं कैरियोग्राम या इडियोग्राम। अब हर एक स्पेसीज का यह पिक्चर अपना अपना होता है। अगर हमको 2 या 4 संबंधित स्पेसीज का अध्ययन करना है तो हम क्रोमोसोम के आधार पर भी उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके बनावट को अलग से पढ़ते हैं। उसके आधार पर हम उनका परस्पर संबंध, टैक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इत्यादि ज्ञात करते हैं। तो इस तरह क्रोमोसोम के स्टडी को कहा जाता है कैरियोलॉजी, यानी कैरियोटाइप। एक स्पेसीज के कैरियोटाइप का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाया। उसकी तुलना दूसरे स्पेसीज के कैरियोटाइप से करते हैं और इस तरह से परस्पर संबंध की जानकारी लेते हैं। अब लोअर प्लांट्स में, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, जो उसका वेजिटेटिव स्टेज है वह हैप्लॉइड होता है, 1n होता है, उसे गैमीटोफाइट भी कहते हैं। और हायर प्लांट और एनिमल में जो मैच्योर स्टेज है वह डायप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है। तो इस 2n संख्या को, जो उसके क्रोमोसोम का बेसिक नंबर है सोमैटिक टिश्यू में, उसको सोमैटिक नंबर भी कहा जाता है। गैमीट में यह हमेशा हैप्लॉइड होता है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि रिलेटेड स्पेसीज के कैरियोटाइप का स्टडी करने से उनका इंटर रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप का अनुमान लगता है। जैसे कि आप प्राइमेट में ले आइए होमिनिडी फैमिली, आदमी है, गोरिल्ला, चिंपांजी है, ओरंग उटान है, बेबून्स हैं। इन सब के क्रोमोसोम का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमको इनमें काफ़ी हद तक एक समानता मिलेगी और थोड़ा बहुत असमानता मिलेगी। लेकिन यही हम अगर इनकी तुलना रिसस मंकीज से करते हैं, लंगूर से करते हैं, तो ज़्यादा अंतर मिलेगा। तो कैरियोटाइप का स्टडी करने से न सिर्फ टैक्सोनॉमी में मदद मिलती है, बल्कि उनका इंटर रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने में भी काफ़ी मदद मिलता है। तो इस तरह से अगर इसका टैक्सोनॉमी में हम यूज करते हैं तो उसको कैरियोसिस्टेमैटिक्स कहा जाता है। अब जैसा आदमी का हम उदाहरण लिए तो आदमी में 23 जोड़ा क्रोमोसोम है
लेकिन गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटान इत्यादि में 24 जोड़े क्रोमोसोम हैं। अगर हम बहुत ध्यान से आदमी के क्रोमोसोम के बैंड्स को क्लोजेस्ट रिलेटिव चिंपांजी है उसके बैंड से तुलना करके देखें तो मालूम होगा कि अरे आदमी का जो क्रोमोसोम नंबर 2 है वह एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। अगर सेंट्रोमियर पर इसे तोड़कर हटा दिया जाए, 1 के बदले 2 हो जाएगा, 46 के बदले 48 क्रोमोसोम हो जाएगा। अब ये जो 2 टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बनते हैं वे चिंपांजी के 2 क्रोमोसोम से टैली करते हैं। तो ऐसा लगता है कि चिंपांजी के 2 टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आपस में जुट गए और जुटकर ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 2 का निर्माण किए, यानी ये दोनों एकदम नज़दीकी रिश्तेदार हैं। इनके डीएनए का सीक्वेंसिंग भी करके जब देखते हैं तो मालूम होता है कि हाँ, यह चिंपांजी आदमी का सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है और गोरिल्ला और ओरंगुटान थोड़ा सा दूरवर्ती रिश्तेदार है। तो सिंपली क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी के स्टडी करने से इंटर रिलेशनशिप का पता चलता है, जिसे आप बाद में डीएनए स्टडी करके कंफर्म कर सकते हैं। अब हम लोग सिर्फ मनुष्य की बात करेंगे, ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करेंगे। काफ़ी दिनों तक ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 44, 46 या 48, इस पर कंट्राडिक्शन होते रहा था। सबसे पहले हांस वॉन बिनीवार्टर ने 1912 में बताया कि आदमी में 47 क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनिया में और 48 क्रोमोसोम उसके ऊगोनिया में पाया जाता है। वास्तव में वे ये सोच रहे थे कि आदमी के अंदर XX और XO मैकेनिज्म होता होगा, Y क्रोमोसोम नहीं पाया जाता होगा। यह मानते हुए वे मेल में 47 और फीमेल में 48 की बात कर रहे थे, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत सिद्ध हुई। पेंटर ने 1922 में फिर स्टडी किया। इस बार वे फिर कंफ्यूज हुए 46 या 48, लेकिन अंततः उन्होंने एक बात स्पष्ट किया कि आदमी में XX XO मैकेनिज्म नहीं, XX और XY मैकेनिज्म है। उन्होंने आदमी में Y क्रोमोसोम की खोज किया और कुल संख्या बाद में 46 ही माना, लेकिन उन्होंने मैपिंग नहीं किया था। क्रोमोसोम के फाइन स्ट्रक्चर के आधार पर क्रोमोसोम को सजाकर उसका कैरियोटाइप नहीं बनाया था। कैरियोटाइप बनाने का काम जो हिन चीजियो 1955-56 में किए, जिसे फिर बाद में 1966 और 1960 में एक्सेप्ट किया गया था। उन्होंने क्रोमोसोम की संख्या कुल 46 बताया। एसिटोकार्बाइन की जगह पर ओरसिन रंग का उन्होंने प्रयोग किया था और उनके अनुसार 22 जोड़ा ऑटोसोम और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम था। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रोमोसोम को पहले लंबाई के आधार पर, फिर अगर लंबाई एक समान हो तो सेंट्रोमियर के पोजीशन और P/Q रेशियो के आधार पर सजाया जाता है। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए टीजियो ने क्रोमोसोम को सजाया और ह्यूमन कैरियोटाइप तैयार किया। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनेवर में 1960 में प्रेजेंट किया गया और उनके बताए गए स्कीम को लोगों ने स्वीकार किया। बाद में 1970-71 में भी इसी तरह की विधि से इसे स्वीकार किया गया। अब देखिए, यह ओरिजिनल कैरियोटाइप का अरेंजमेंट है जिसे टीजियो ने प्रेजेंट किया था। उन्होंने 22 ऑटोसोम्स के जोड़े दिखलाए,
एक्स क्रोमोसोम को 5वें और 6ठे के बीच में रखा गया। साइज के आधार पर एक्स क्रोमोसोम का पोजीशन 5वें और 6ठे के बीच होता है और वाई क्रोमोसोम का स्थान उन्होंने 20वें और 21वें क्रोमोसोम के बीच रखा। उन्होंने क्रोमोसोम को कुल 7 ग्रुप्स में बांटा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। इसमें सी ग्रुप सबसे बड़ा है। पेरिस में 1971 में जिम्सा बेंडिंग के द्वारा जो कैरियोटाइप प्रेजेंट किया गया, सब प्रिंसिपल एक समान ही है, ग्रुपिंग भी उसी तरह से है, लेकिन इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम को अंत में रखा गया, ऑटोसोम के बाद, यानी 23वां जोड़ा माना गया। ये देखिए एकदम बिखरा हुआ मेटाफेज का क्रोमोसोम है जिसका फोटोग्राफ लिया गया और हर क्रोमोसोम को काट काट कर उसकी लंबाई नापी गई, सेंट्रोमियर का पोजीशन निकाला गया। इससे 2 अलग अलग पी और क्यू आर्म की लंबाई का पता चला, जिससे कि p/q रेशियो निकाला गया और फिर तब उसको इस तरीके से सजाया गया। आप इस डायग्राम में एकदम स्पष्ट देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ है, आप एकदम स्पष्ट देख रहे हैं कि किस तरह से एक समान क्रोमोसोम के बैंड एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये काला रंग का 2 बैंड एक समान है, उसके नीचे ये दूसरा नंबर का बैंड एक समान है, उसके नीचे ये तीसरा बैंड एक समान है, उसके ऊपर भी आप कहीं से देखिए ये दोनों बैंड, तो क्रोमोसोम नंबर 1 एक समान नज़र आया। इसी तरह आप देखिए नीचे पी आर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डार्क बैंड दिख रहे हैं। आप इस तरफ भी देखिए 1 है, 2 है, उसी से सटा हुआ 3 है, फिर 4, 5 है, 6 है, एक समान है। तो आप क्रोमोसोम को यहाँ देखिए, ये इसमें पहचानना बहुत आसान है। एक समान क्रोमोसोम में एक समान बेंडिंग पैटर्न होता है, इसलिए जोड़े को पहचानना बहुत ही आसान होता है। अब आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट के पैकेट पर ध्यान से देखिए तो आप क्या देखिएगा कि इसी तरह का बैंड बना हुआ मिलता है, उसको लोग बोलते हैं बार कोड। तो बार कोड से जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कीमत, बैच नंबर इत्यादि का पता चलता है, वैसे हर क्रोमोसोम अपने आप में एक बार कोड का काम करता है। हर स्पेसीज का अपना अपना अलग अलग बार कोड बन जाता है। अब देखिए एक्स क्रोमोसोम को लास्ट में और वाई क्रोमोसोम को सबसे अंत में रखा गया, जबकि इसके पहले वाले में एक्स क्रोमोसोम को 5वें 6ठे के बीच और वाई को 20वें 21वें के बीच रखा गया था। ये मैप का तरीका समझाया गया था 71 पेरिस कॉन्फ्रेंस में। इसमें ऊपर की ओर पी और नीचे की ओर क्यू आर्म रखा गया था और क्रोमोसोम के विभिन्न बैंड को पहचानते हुए अलग अलग रीजन्स का नाम रखा गया था, ABCDEFGH करके और 1 2 3 4 5 करके इसमें रीजन और सब रीजन का विभाजन किया गया था। अब आदमी के 7 ग्रुप क्रोमोसोम में ग्रुप ए में है 1 2 3 यानी 3 जोड़ा, ग्रुप बी में है 4 और 5 यानी 2 जोड़ा, ग्रुप सी में एक्स क्रोमोसोम के साथ 6ठे से 12वां यानी कुल 7 जोड़ा ऑटोसोम और 1 जोड़ा एक्स क्रोमोसोम, डी में 13 14 15, ई में 16 17 18 और एफ में 19वां 20वां और जी में वाई क्रोमोसोम के साथ 21वां और 22वां क्रोमोसोम। यह महत्वपूर्ण बात एक और है जो मैंने लिखा नहीं है, इसकी चर्चा पिछले सेशन में हुई थी कि मनुष्य के क्रोमोसोम नंबर 13 14 15 यानी डी ग्रुप में और 21वां तथा 22वां यानी जी ग्रुप में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, यानी ये 5 जोड़े क्रोमोसोम सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं। इन पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाने में मदद करते हैं। अब इतनी जानकारी के बाद मेरा एक प्रश्न है,
अब आप बताइए कि सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन है? आदमी में सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन है? मैंने सजावट के विषय में बताया था कि टीजीओ ने 1 से लेकर 22 तक ऑटोसोम अरेंज किए थे और वाई क्रोमोसोम को उन्होंने 20वां और 21वां के बीच में रखा था। तो इस दृष्टि से जब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रोमोसोम को सजाया जाता है तो पहला जोड़ा सबसे बड़ा और अंतिम जोड़ा सबसे छोटा होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 22 को सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन डाउन सिंड्रोम की खोज के बाद जब क्रोमोसोम का नाप जोख मॉलिक्यूलर लेवल पर होने लगा तो मालूम हुआ कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, 22वां जोड़ा सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा क्रोमोसोम तो 21वां जोड़ा है। यह एक गड़बड़ी हो गई नाप जोख करने में। जो लाइट माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ था उसको समझने में एक गड़बड़ी हो गई। 21वां क्रोमोसोम सबसे बड़ा है और 22वां उससे छोटा है। अब इस गड़बड़ी को दूर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जेनेटिक्स में इतने सारे लिटरेचर बन चुके हैं, इतनी सारी किताबें छप चुकी हैं जिसमें कि डाउन सिंड्रोम के रूप में ट्राइसोमी ऑफ 21 लिखा जा चुका है। तो सारे लिटरेचर को अब बदलना तो मुश्किल हो गया। तो इस गलती को इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी अंतिम क्रोमोसोम 22वां सबसे छोटा नहीं है, वह दूसरा सबसे छोटा क्रोमोसोम है। और सबसे छोटा कौन है? तो 21वां क्रोमोसोम। इस बात को याद रखिएगा। अब मॉलिक्यूलर लेवल पर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 21 में 48 मिलियन डीएनए के बेस पेयर्स हैं। डीएनए बेस पेयर की मात्रा संख्या 48 मिलियन है, जो 1.5 से 2% टोटल डीएनए का है। और इस पर जीन कितने हैं? तो सीसीडीएस के अनुसार 215 जीन है, लेकिन एनसीबीआई के अनुसार 256 जीन है, यानी मैक्सिमम 256 मान के चलिए। और जो 22वां क्रोमोसोम है उस पर 49 मिलियन डीएनए बेस पेयर्स हैं, यानी 1 मिलियन डीएनए बेस पेयर्स ज़्यादा है, यानी ये बड़ा हो गया और 21वां छोटा हो गया। यह भी लगभग 1.5 से 2% है टोटल डीएनए का, लेकिन इसमें जीन की संख्या सीसीडीएस के अनुसार 417 है और एनसीबीआई के अनुसार 474 है। अब सीसीडीएस और एनसीबीआई क्या है? तो सीसीडीएस का मतलब हुआ कंसेंसस कोडिंग सीक्वेंसेज। ये एक प्रोजेक्ट था सीसीडीएस कंसेंसस कोडिंग के लिए, तो सीसीडीएस या सीडीएस कहते हैं। और दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। और भी 4-5 संस्थाओं ने जीन का मैपिंग किया था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ छांटकर 2 ही एग्जाम्पल लिया, मिनिमम और मैक्सिमम लेकर के। अब यह एक अंतिम इंफॉर्मेशन आपके लिए है ह्यूमन कैरियोटाइप पर कि आपके हमारे अंदर एक भी क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक नहीं है और हमारे अंदर एक भी क्रोमोसोम टेलोसेंट्रिक भी नहीं है। हमारे अंदर जितने क्रोमोसोम हैं या तो सब मेटासेंट्रिक हैं या एक्रोसेंट्रिक हैं। लेकिन वही ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम वह टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो इस तरह आप आदमी के क्रोमोसोम की जानकारी भी प्राप्त कर लिए। अब इन जानकारियों के आधार पर जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आदमी के जीन, उनके इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन और क्रोमोसोमल एबरेशन से होने वाली विभिन्न बीमारियां, उनमें कौन सा क्रोमोसोम कैसे प्रभावित होता है इत्यादि का अध्ययन कीजिएगा। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।